जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। ये हमारा यूट्यूब चैनल नेम है @accuracy_IAS और यही हमारा टेलीग्राम का चैनल नेम है, ये वाला सेम। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं 2-3 दिन के बाद मैं वीडियो डालूंगा। एक्चुअली क्या है कि ये अभी हम बस 11th की एनसीईआरटी का ही प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। अभी 12th में एक टॉपिक बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। और थोड़े से पीवाईक्यू बचे हुए हैं। तो अभी 11th के इस पे मुझे अभी 3 to 4 वीडियोस में डालूंगा, ठीक है। अभी ये मोस्टली मैं अभी डेली एक वीडियो डाल दूंगा अगले 3-4 दिन में। और साइमल्टेनियसली उसी 3-4 दिन में मैं 12th का भी बना लूंगा। तो इस पे 3 to 4 वीडियो इस पे भी आएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का एक्चुअली क्या है, ये बहुत अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है कि ये बाद में इतना बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो वीडियो अगर आपको लगता है डिले हुआ है तो सॉरी, बाकी आप सब कवर कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। मैं ये जो सारे होते हैं सारे एक एक टाइप के अरेंज करता हूँ, इसलिए मुझे टाइम लगता है, ठीक है। ये अलग अलग सीक्वेंस में दिया होता है बुक्स में और ये सॉल्व नहीं होता, बहुत बार सॉल्व करना पड़ता है। तो अभी हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है? अगर ए आपका इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाता है? नॉट ए। ये आपका इवेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा नॉट ए। तो उसका प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है आपका, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1। और आपको मैंने नॉट के लिए और एक सिंबल बताया हुआ है, और 2 सिंबल बोले हुए हैं, ठीक है। वो 2 सिंबल क्या है? अगर नॉट ए है, इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए डैश। ये आगे के लेक्चर में हम इस तरीके से यूज करने वाले हैं कुछ जगह पे, ठीक है, ए डैश। या फिर ऐसे यूज किया जाता है ए बार, ठीक है। तो हम ये और ये 2 ही सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस बुक में। ये वाला हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डैश आएगा तो उसका मतलब होगा वो नॉट वाला है, ठीक है। तो अभी हम इस पे ही क्वेश्चन चालू करते हैं। प्रोबेबिलिटी का तो फॉर्मूला आप सबको मालूम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। यस, ठीक है, वही फॉर्मूला हमारा बेसिक है। बस हम उसके अराउंड अराउंड जितने टाइप बनेंगे उतने ये करने वाले। और हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखा हुआ है ना, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एप्लीकेशन से भी प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन है जो हम आगे अलग इसमें देखेंगे, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन है, आपको दिया है इफ 2/11 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो आपको पी ए दिया है, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए? तो आपको पी नॉट ए पूछा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पी ए दिया है, पी नॉट ए पूछा है। तो यही फॉर्मूला है आपका, पी ए प्लस पी नॉट ए। तो ये आपका पी ए इधर जाएगा तो आपका क्या बचेगा? पी ए नॉट बचेगा, 1 - पी ए हो जाएगा। ये आपका आएगा 1 - 2/11 आ जाएगा। ये 1 - 2/11 ऐसे आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 11 - 2 आएगा, ऊपर नीचे 11 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 9/11। या फिर ऐसे क्वेश्चन को आप है ना, मतलब डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली भी आप कैसे कर सकते हो? अगर देखो, आपको ए का प्रोबेबिलिटी क्या दिया है? 2/11 दिया है। तो नॉट ए का प्रोबेबिलिटी भी क्या ही रहने वाला है? नीचे 11 रहेगा। देखो 2 और 11 में कितने का डिफरेंस है? 9 का, तो ऊपर 9 आएगा, बस इतना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से पे आप डायरेक्टली ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो नॉट इवेंट का। तो ये आपको पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, आप देख रहे हो 11 में से 2 ही माइनस हो रहा है, तो वो मिल जाता है 9 ऊपर। बाकी नीचे का तो सेम ही रहता है 11, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं डिटेल में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब आप ये खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपको ये शॉर्टकट खुद बन जाते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हमने थोड़ा सा परमुटेशन में देखे थे, लेकिन अभी ये थोड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। आपको बोला है लेटर इज चोजन, मतलब एक लेटर चूज किया आपने एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड, ठीक है, असैसिनेशन, ये वर्ड आपको दिया है। उसमें पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या है, वो लेटर वॉवल होगा या कॉन्सोनेंट होगा। दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका क्या किया, वर्ड दिया है असैसिनेशन। असैसिनेशन में टोटल लेटर कितने हैं? 13 है। आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और ये आपका हो गया एनएस, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, टोटल। आपको क्या बोला है? ओवल होना चाहिए, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? ए ओवल का सेट लेना पड़ेगा, ए इवेंट ऑफ गेटिंग ओवल। अब इसमें असैसिनेशन में ओवल कौन है? ओवल हमने देखा हुआ है, ए ओवल 5 ओवल है, ठीक है। तो ये हमने पहले देखा हुआ है, ए ई आई ओ यू, ये 5 ओवल है, ठीक है।
अब यहाँ कौन कौन आया इनमें से, इसमें से ए आया 3 बार, आई आया 2 बार एसेसिनेशन में, और ओ आया 1 बार। तो नंबर ऑफ ओवल कितने मिले हमें, 6 मिले। तो हमारा ये आ गया यहाँ पे 6, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एन ए बन गया 6। बाकी फॉर्मूला आपका सिंपल है, पी ए डिवाइडेड बाय सॉरी ए, अब जैसे ये पी ए इज इक्वल टू एन ए बाय एन एस है। आपका ए का वैल्यू कितना, ओवल कितना आया आपका 6 आया, और ये कितना आया 13, तो 6/13 आ गया ओवल का, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी हमको नेक्स्ट निकालना है कॉन्सोनेंट का। अब कॉन्सोनेंट कैसे आएगा, अब उसमें कॉन्सोनेंट देखो, देखो ए ई आई और यू ये क्या है, वोवेल है। तो इनको छोड़ के जो बचा होगा वो क्या आएगा, कॉन्सोनेंट। एस 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 एन टी एन, तो ये आगे 7 आ गए आपके वोवेल, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिटी वोवेल क्या आएगा आपका 7/13, एन एस का वैल्यू 13 है, तो आपका आ जाएगा 7/13। या फिर आप देखो, आपको चाहिए यही आप यूज कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला, कि आपको मालूम है अगर कॉन्सोनेंट चाहिए, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट मतलब क्या, नॉट ऑल भी लिख सकते हो आप, कॉन्सोनेंट का मीनिंग होगा नॉट ऑल। तो कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू पी नॉट ऑल। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हमने पी नॉट ऑल का देखा अभी हमने। अगर मुझे ऑल का निकालना है, ठीक है, ओवल प्लस पी नॉट ओल क्या आएगा मेरा, इज इक्वल टू 1। तो आपको मालूम है कि ये उधर जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी फॉर्मूला से डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये स्टेप थोड़ा डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। 1 माइनस गेटिंग अ वोवल, तो 1 माइनस 6/13 आ गया, 13 माइनस 6 और ये 13 आ गया। या फिर आप देखो, ये वही है, मतलब मैंने और में मेथड लिख दिया है ये। आप वॉवल का निकाल लोगे तो उससे कॉन्सोनेंट का आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कॉन्सोनेंट के लिए बस ये करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना एक बार, ये कॉम्प्लीमेंट वाला सिंपल कैलकुलेशन है। अभी आप नेक्स्ट है, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया है आपको, देयर आर 4 मैन एंड 6 वुमन ऑन अ सिटी काउंसिल, ठीक है। तो एक कमिटी बना रहे हैं यहाँ पे। इफ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड, ठीक है, फॉर कमिटी एट रैंडम, हाउ लाइकली दैट इट इज वुमन, ठीक है। तो आपको वुमन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। आपको टोटल मेंबर कितना दिया है, 4 मेन 6 वुमन, टोटल दिया आपको 10। तो ये हो गया आपका एनएस कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब मुझे बताओ टोटल वुमन कितनी है, वुमन आपकी 6 है। तो आपका वुमन का अगर आप सिलेक्ट करने का लेते हो तो आपका एन ए कितना आएगा, 6 आएगा डायरेक्टली। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, एन ए बाय एन एस, 6/10, 2 से डिवाइड करो 3/5 आ जाएगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चन को मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन इजी है और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, जो कि मतलब ओरली भी हो सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं करेंगे लोग, क्योंकि इसमें है ना, इसमें डायरेक्टली कभी कहीं पे भी निकाल लिखा नहीं है प्रोबेबिलिटी, आप समझ रहे हो, कहीं पे भी वर्ड प्रोबेबिलिटी मेंशन नहीं किया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे हाउ लाइकली, लाइकली ये प्रोबेबिलिटी का ही एक इंडिकेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को भी आप टाइप स्टार कर लेना, ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकता है। ये मतलब इजी है, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद ही बंदा गिव अप कर जाता है, ठीक है। 3 लेटर्स डिक्टेटेड टू 3 पर्सन्स एंड एनवलप इज एड्रेस टू ईच ऑफ देम। तो कितने लेटर है आपके पास, 3 लेटर है और 3 एनवलप है, ठीक है। द लेटर्स आर इंसर्टेड इनटू एनवलप एट रैंडम, रैंडमली डाला है, सो दैट ईच एनवलप कंटेन एग्जैक्टली 1 लेटर। एक एनवलप में एक ही लेटर होना चाहिए, ठीक है। ये लेटर वाला टाइप यूपीएससी पूछता है अलग अलग तरीके से। फाइंड प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 लेटर इज इन प्रॉपर एनवलप, एटलीस्ट एक लेटर बराबर एनवलप में जाना चाहिए। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, अगर एटलीस्ट 1 दिया है इसका मीनिंग क्या होगा, या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होगा। तो ये आपको एटलीस्ट का कंडीशन अप्लाई सही ढंग से करना है। तो हम क्या करेंगे, एनवलप को नाम दे देंगे ए बी सी कैपिटल में, और जो लेटर है उसको नाम देंगे स्मॉल ए बी सी, ठीक है। जब तक आप ये स्टेप नहीं करोगे तब तक आपको आगे का बनाना आसान नहीं जाएगा, ठीक है। और बहुत लोग ये जो होता है ना, इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया होता, तो ये कंसिडर कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला एक क्वेश्चन को स्टार कर लेना, आगे का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, देखो हमें एनवलप में क्या डालना है, लेटर डालना है। तो हम क्या करेंगे, एनवलप के साथ लेटर लिखेंगे, मतलब ये एनवलप कैपिटल है और लेटर स्मॉल में है, तो हम पहला ये कॉम्बिनेशन लिखेंगे। अगर मैं ए एनवलप में ए लेटर डालता हूं तो उसका पेयर क्या बनेगा, ए ए बनेगा। बी
एनवलप में बी लेटर डालता हूं तो बी बी बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, और फिर इसमें डालता हूं मैं जो सी एनवलप है उसमें सी का डालता हूं, तो ये मेरा बन गया करेक्ट, एकदम तीनों के तीनों करेक्ट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें ही थोड़ा वेरी कर देता हूं। देखो मैंने इसका तो सेम रखा है ए ए, लेकिन मैंने चेंज किसका किया, बी को सी के साथ दिया और सी को बी के साथ कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो कितने पेयर बने यहाँ पे, ये पहला ऑप्शन बना टोटल, ये मिला के एक पेयर एक ऑप्शन बन गया, ये आपका दूसरा ऑप्शन बन गया। अब तीसरे में मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ए के साथ बी को ले रहा हूं, तो ए के साथ बी को लिया तो क्या हो सकता है, बी के साथ ए को दे दूं और सी के साथ सी रहेगा, ए के साथ बी कंटिन्यू करता हूं, अब ये इंटरचेंज हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, बी के साथ सी आएगा और सी के साथ ए जाएगा। अब मैं ए के साथ सी लेता हूं, बी के साथ बी हो जाएगा, यहां सी के साथ ए हो जाएगा, और ये आपका ए सी कंटिन्यू एज इट इज, फिर बी ए हो जाएगा, ए सी बी, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टोटल आपके 6 तरीके से ये आप डाल सकते हो उसमें, तो आपका एनएस का वैल्यू हो गया 6। देखो ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है कुछ भी, लेकिन ये क्वेश्चन क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपका गलत होने का चांस इसलिए बनता है कि आपने ऐसा टाइप सॉल्व नहीं किया होगा। अभी हम क्या करते हैं, हमें एटलीस्ट 1 लेटर प्रॉपर एनवलप, प्रॉपर मतलब करेक्ट एनवलप में होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा ये पेयर है अभी, जैसे यहाँ पे ये पूरा पेयर है एक, ये पहला वे है, तो इसमें हमें कम से कम एक करेक्ट होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट ये करेक्ट हो। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, कम से कम एक पेयर तो करेक्ट होनी चाहिए, मतलब ए के साथ ए या बी के साथ बी कम से कम होना चाहिए। देखो हमारा पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं, तो इसमें क्या है, ए के साथ ए है, बी के साथ बी है, सी के साथ सी है, तो तीनों करेक्ट है इसमें। ठीक है, तीनों करेक्ट है। इसमें क्या है, ए के साथ ए है, बी के साथ सी है, ये गलत हो गया, सी के साथ बी, तो इसमें कम से कम एक तरीके से आप करेक्ट डाला हुआ है, ए के साथ सी है, बी के साथ बी है और सी के साथ ए है, तो ये दोनों गलत है, लेकिन ये सही तरीके से डाला है आपने। हमें कम से कम एक करेक्ट चाहिए, ए के साथ बी है, बी के साथ ए है, सी के साथ सी है, तो इसमें ये करेक्ट है। तो ऐसे ये देखो, ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने, क्योंकि ये पेयर्स है, ये पूरा ब्रैकेट मतलब बस एक, ये पूरा ब्रैकेट मतलब एक सेट हो जाता है, पूरा ब्रैकेट मतलब एक सेट। ऐसे कितने सेट है आपके, 4 सेट है, तो आपका यानी हो गया यहाँ पे 4 हो गया, यानी आपका क्या हो गया, 4 हो गया। बाकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तो देख लो, ये फॉर्मूला क्या है आपका, एन बाई एन एस, आपका कितना आएगा 4/6, तो आपका आएगा 2/3, तो ये आपका आंसर हो गया 2/3। देखो कैलकुलेशन टफ नहीं है, बस ये इतना सा पार्ट है जो आपको बस मेंटली समझना होता है। ठीक है, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन क्या है या ये टेबल बनाना क्या है, बस ये आपको टाइम कंज्यूमिंग है, और ये सही तरीके से बना लोगे तो आंसर ओरली आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप टाइप कर लेना, या सॉरी इस क्वेश्चन को आप जैसे स्टार कर लेना है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को घुमा के किसी और कैटेगरी में भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी 5 पर्सन आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम मैनेजिंग कमिटी ऑफ द कंपनी पर्टिकुलर ऑफ 5 पर्सन। तो लोगों के डिटेल दिए है, हरीश दिया है, यहाँ पे देखो नेम दिया है, सेक्स दिया और एज दिया है। हरीश मेल 30, रोहन मेल 33, शीतल फीमेल 46, अलिस फीमेल 28, सलीम मेल 41। तो ये आपको दिया हुआ है ये चार्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम जाएगा, क्वेश्चन करना आसान है। अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप एज अ स्पोक्स पर्सन। आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी क्या है स्पोक्स पर्सन। देखो आइदर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 35 के ऊपर होना चाहिए। तो आपको ऐसा सेट बनाना है जिसमें ये दो में से एक कंडीशन कम से कम फुलफिल होती है। पहले तो हम बना लेंगे एनएस, एनएस मतलब कितना, टोटल लोग कितने हैं, 5 है, तो आपकी एनएस की वैल्यू हो गई 5। अब हमें क्या करना है, हमें पहले तो एक इवेंट कंसीडर करेंगे जिसमें स्पोक्स पर्सन क्या है, या तो मेल है या तो फीमेल है, सॉरी मेल है या तो 35 के ऊपर है। फीमेल डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, मेल या 35 के ऊपर। देखो हरीश क्या है, मेल है, रोहन क्या है, मेल है, सलीम क्या है, मेल है, तो मेल है तो ये सेट में आ गए। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने शीतल को यहाँ पे मेंशन किया, क्यों, क्योंकि उसकी एज क्या है 46, उसकी एज अबाउ 35 है, तो शीतल ग्रुप में आ सकती है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यानी कितने कितने मेंबर है, यहाँ पे 4 है, तो यानी का हो गया वैल्यू 4। देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एन बाई एन एस 4/5, खत्म। कैलकुलेशन कुछ है क्या, कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे, तो ये टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है। ये टाइप के क्वेश्चन में बस आपको ये पार्ट बनाना है, सेट बनाना है केवल। अगर ये आपने सही ढंग से बना लिया, आपका आंसर उधर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी कॉइन के कुछ क्वेश्चन आया है तो मैं फिर से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। ठीक है,
अ कॉइन, ठीक है, कॉइन, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी पूछा आपको, एटलीस्ट वन टेल ऑकर्स, ठीक है। देखो आपका सैंपल स्पेस क्या बनता है कॉइन का, एच 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 टी टी एच टी टी। जैसे आपने दो कॉइन लिए है, पहले का एच आता है, इसका भी एच आएगा, इसका एच आया, इसका टेल आया, इसका टेल आया, इसका हेड आया, इसका टेल आया, इसका टेल आया, तो ये चार ही ऑप्शन बनते हैं। एच एच बनेगा एक साथ, एच टी बनेगा, टी एच बनेगा और टी टी बनेगा। तो सैंपल स्पेस में कितना है, 4 है। अब आपको क्या है, आपको एटलीस्ट वन टेल वाला लेना है। वन टेल मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बोला है पहले एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एटलीस्ट आपको बोला है वन टेल मतलब या तो एक के बराबर हो या एक से बड़ा हो। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एच टी लिखा, टी एच लिखा, टी टी लिखा, मतलब इवेंट लिया, ठीक है। ए इसके में क्या लिखा है, एच टी टी एच और टी टी। देखो इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है और इसमें दो टेल है, तो ये दो वाला भी आ सकता है, मिनिमम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये बन गया, वैल्यू 3 आ गया। प्रोबेबिलिटी क्या है, एन ए बाई एन एस 3/4। तो देखो कैलकुलेशन मेन नहीं है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी में ये आपको ये बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप बना लोगे कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में कैलकुलेशन ज्यादा था, ठीक है। अब आपको दिया है 3 कॉइन्स दिया है टॉस्ट वंस। अभी 3 कॉइन का कैसे करना होता है आपको, ऐसे एच 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 टी एच, ठीक है, टी एच एच, उसके बाद आपका आता है एच टी टी, उसके बाद आता है टी एच टी, उसके बाद आता है टी टी एच और टी टी टी। ये हमने पहले देखा हुआ है, वही सेट हम फिर से यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो हमको यहाँ पे अभी अलग अलग बहुत सारे कंडीशन दिए हैं यहाँ पे 3 कॉइन के। पहला दिया है 3 हेड्स, 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स, नो हेड्स, 3 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स, ठीक है, नो टेल, एटमोस्ट 2 टेल। तो यहाँ पे सब कुछ दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब जब मैं नोट्स फाइनली एडिट करूंगा ना, जब कंपाइल करूंगा, तो सारे कॉइन के क्वेश्चन मैं एक जगह कर दूंगा, और अगर कोई रिपीट आता है पार्ट तो मैं उसको हटा देता हूँ, ठीक है, और वो फिर एक ही सीक्वेंस में अरेंज कर दूंगा। तो ये आपका सैंपल स्पेस है। देखो ये 3 एच थे, वो एक साथ लिखे, एच एच टी एच टी एच एक साथ लिखे, ठीक है। और ऐसे कितने हैं यहाँ पे, ऐसे टोटल बन जाते हैं आपके 8 बन जाते हैं एनएस, ठीक है। अभी हम पहला उसका पार्ट लेंगे। पहले पार्ट में पूछा 3 हेड होना चाहिए, 3 हेड वाला एक ही ऑप्शन है, एच एच एच, तो उसका सेट बनाइए। तो एन का वैल्यू क्या आ गया, 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेयर है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे हेड है। आपका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, आपका सिंपली एन ए बाई एन एस 1a, ऊपर का ये वैल्यू 1 है, एन एस का वैल्यू 8 है, तो नीचे 8 आ जाएगा। आपको बोला है 2 हेड्स निकालो, 2 हेड्स के लिए क्या आएगा, कंपलसरी 2 हेड होने चाहिए, एच एच टी। अब इसमें क्या है, एच टी एच, इसमें क्या है, टी एच एच। 2 हेड वाले कितने हैं, 3 हैं, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 3/8 आएगा। अब आपको देखो यहाँ पे इस वर्ड पे फोकस करना, यहाँ पे क्या लिखा है, एट लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू या ग्रेटर देन। एटलीस्ट का मतलब आपको बोला है एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, मतलब 2 हेड हो या 2 से ज्यादा हेड हो। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एच एच एच, एच टी एच और टी एच एच, जो ऊपर वाला था 2 हेड वाला, ये 2 हेड है सब में। और ये क्या है, ट्रिपल एच, मतलब इसमें कितना हेड है, 3 हेड है, तो ये भी अलाउड है। तो यहाँ पे कितने नंबर है टोटल, ये 4 बन गई है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा यहाँ पे आपका, यानी इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा मेरा, ये 4 हो गया, और मेरा एनएस का वैल्यू 8 है, तो 4/8 क्या आएगा, 1/2 आएगा। देखो इसमें बस आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है, और हम सैंपल स्पेस में से इसको उठा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट दिया आपको, एट मोस्ट। अब ये नेक्स्ट टाइप है, एट मोस्ट में मीनिंग क्या होता है, एट मोस्ट में मीनिंग होता है या तो उससे छोटा या तो उससे बराबर। आपको बोला एट मोस्ट कितना हेड होना चाहिए, 2 हेड होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है या तो 2 हेड हो या उससे छोटा हो। उससे छोटा क्या आएगा, 2 से छोटा आता है 1, उससे छोटा क्या आता है 0। या तो 2 हो या तो 1 हो या तो 0 हो, ऐसा मीनिंग होता है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले 2 वाले ले रहा हूं, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, इसमें कितने हेड है, 2 है सब में, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं अगला 1 हेड वाला, एच टी 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 एच टी 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 एच, 1 हेड वाला। अब मैंने लिया ट्रिपल टी, इसमें क्या है, एक भी हेड नहीं है, तो ये भी अलाउड है। तो इसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया, इसमें कितने एलिमेंट आ गए, 7 आ गए। तो आपका वही फॉर्मूला रहेगा, ऊपर 7 आएगा, नीचे एनएस का वैल्यू 8 है, तो 7/8 आएगा। तो यहाँ पे सारा प्रोबेबिलिटी में ऐसे वर्ड्स का खेल है और सेट बनाने का खेल है, ठीक है। अब आपको दिया नो हेड। नो हेड का मतलब क्या होना चाहिए, नो हेड का मतलब होना चाहिए 3 टेल या फिर ऑल टेल, ठीक है। मतलब इसका आप अल्टरनेटिव भी ऐसे लिख सकते हो वर्ड, ठीक है, मैं डाल दूंगा वहां पे। तो आपका क्या हो गया, ये ट्रिपल टी हो गया। तो इस ये कितना, ट्रिपल टी कितना है, एक ही है, तो आपका ये हो गया 1, और नीचे एनएस का वैल्यू 8, 1/8 हो गया, ठीक है।
देखो मैंने क्या किया, मैंने सारे क्वेश्चन का एक ही पैटर्न रखा है, उसका सेट लिखा, उसमें कितना एलिमेंट लिखा और प्रोबेबिलिटी का सेम फॉर्मूला लिखा है। बस क्या किया, जैसे हम लिखते हैं ना, हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन एस। तो मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, बस एक ही जगह अलग अल्फाबेट यूज कर रहा हूँ ताकि वो सारा डिफरेंट डिफरेंट दिखे। तो पैटर्न एक ही रख रहा हूँ। आपको दिख जाएगा कि नोट्स में आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सीक्वेंस बना दिया एक पैटर्न और उसी पैटर्न में मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या हो रहा है मालूम है ना, कि अगर आपको ये बेसिक समझ में आता है तो कैलकुलेशन कोई टफ नहीं है, तो आप आराम से देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने आपको पहले भी बोला है, मैथ में मैं क्यों पढ़ा रहा हूं धीरे धीरे, उसमें मेन काम ये है कि आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है, तो मेरे कंसेप्ट पढ़ाने के बाद आप प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम दो। देखो मैं नोट्स प्लस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपको नोट्स लिखना नहीं है, वीडियो जब चल रहा है तो आप नोट्स मत लिखना। ठीक है, आप नोट्स को समझ लेना और उसके बाद आप क्या करना, इसको है ना एक एक क्वेश्चन को लेके आप है ना राइटिंग में प्रैक्टिस करना। ठीक है, देखो यूपीएससी का सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि यूपीएससी में लोग है ना क्लास नोट्स लिख रहे हैं। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि टीचर क्लास में नोट्स क्यों लिखा रहा है। ज्यादातर टीचर का कहना ये होता है कि हम स्टूडेंट की स्पीड बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप क्लास नोट्स लिखने में आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, उतना ही आप इरिटेट हो जाते हो और वो टीचर ज्यादा कंटेंट भी नहीं पढ़ा पाता है। तो टीचर का काम होना चाहिए आपको प्रिंटेड, जो क्लास में आपको लिखा के देने वाला, वो प्रिंटेड में ही नोट्स दे इस तरीके से बना के, और आपको डायरेक्टली मेंस का आंसर राइटिंग करना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, या मेंस का आंसर राइटिंग आपका स्टार्टिंग से होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, आप क्लास में लिखते हो लेकिन बाद में आपको पता चलता है फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, यार टीचर ने ज्यादा सिलेबस कवर नहीं किया, या मेरे क्लास नोट्स में सर सब चीजें कवर नहीं है। तो आपका अगर स्टार्टिंग से वो, मतलब अगर बुक्स कवर करता, जैसे अगर पॉलिटी है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत कवर करता, या एनसीईआरटी में जैसे आपका बिपिन चंद्रा कवर करता, या ओल्ड एनसीईआरटी कवर करता एंशिएंट की, या इकोनॉमी की कोई बुक कवर करता। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो अगर वो बुक कंप्लीट पढ़ा दे आपको, प्लस करंट अफेयर पढ़ा दे, नोट्स प्रोवाइड करा दे, तो आपका काम ये हो जाता है कि आप लेक्चर 1 से ही केवल की पॉइंट लिखते और केवल आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना चालू कर सकते, क्योंकि आपके पास नोट्स ऑलरेडी प्रिंटेड है, आपका रिवीजन चालू हो जाता। ठीक है, तो आप मेरे को ये बता देना, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इश्यू है तो आप मेरे को ये बता देना कि जीएस में मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट मतलब स्टार्ट करूं, जैसे 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, या जैसे पॉलिटी है। ठीक है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की पूरी नई एडिशन आई है। ठीक है, प्लस आपकी इकोनॉमी है। ठीक है, या जैसे अभी समझो मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, या जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है। मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट आप मेरे को बता देना, जैसे साइंस है, एनवायरमेंट, मतलब जो भी आपको सब्जेक्ट लगता है ना कि जिसमें मतलब आपको काफी मतलब बहुत ज्यादा चीजें कवर करनी पड़ेगी खुद को, या आपके टीचर ने या आपके कोचिंग ने, आपने कहीं कोचिंग करी है नहीं करी है, या आपको पढ़ा है नहीं पढ़ा है, या मतलब बहुत कम पढ़ा है, आप क्लियरली बता देना। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन्हीं अटेम्प्ट में क्या होता है, इन्हीं अटेम्प्ट में हमारा मतलब हमें चीजें पूरी कवर नहीं होती, तो हम एग्जाम से बाहर हो जाते, प्री में बाहर हो जाते। ठीक है, तो आप मेरे को कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट रिकमेंड कर देना, आप मेरे को यहाँ पे कमेंट में बता सकते हो, और मेरे को टेलीग्राम में भी मेरे नंबर पे बता सकते हो कि एक आप सब्जेक्ट मेरे को बता देना कि जो मैं पढ़ाऊं। और देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि मैं आपको नोट्स थोड़ा थोड़ा लेक्चर के साथ ही प्रोवाइड करता जाऊंगा, और मैं ये लेक्चर ऐसा नहीं करूंगा कि 2.5-3 घंटे का लेक्चर ले लिया खत्म कर दिया। तो जो भी आपका सब्जेक्ट टफ होगा ना, तो वो हम ऐसे ही मैथ की तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। मतलब अगर लगा तो समझो 2-3 महीने में भी, मतलब आधा घंटा 1 घंटा करते करते अगर पूरा हो गया तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में देना है। और वो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, या जो आपको मतलब गलतियां ज्यादा हो रही है, कवरेज ज्यादा करना पड़ सकता है, या वही सब्जेक्ट आपको प्री से बाहर कर सकता है, तो आप ये मेरे को सोच के बताना। ठीक है, अभी नेक्स्ट है 3 टेल्स का। देखो 3 टेल्स का क्या है, नो हेड मतलब क्या होता है 3 टेल, तो ये भी सेम है, तो इसका आंसर आ गया 1/8। अब आपको बोला है एग्जैक्टली 2 टेल्स, जैसे हमने हेड का किया था वैसे ही टेल का करना है, तो ये आप खुद कर लेना, ये आप सेल्फ कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है नो टेल, ये भी हमने ऊपर देखा था नो हेड वाला टाइप, तो ये भी आप सेल्फ कर लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है एटमोस्ट 2 टेल, तो हमने ऊपर हेड वाला कंसेप्ट देखा था एटमोस्ट 2 हेड, तो ये भी आप सेल्फ कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने आपको हेड का एक्सप्लेन किया वैसे ही ये कर लेना। ठीक है, क्योंकि जहां रिपीटेशन हो रहा है ना, तो वहां पे आप प्रैक्टिस कर लेना वो, और आप चाहिए तो बाद में पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहां अगर आपको खुद से सॉल्व नहीं होता है तो आप नोट्स देख के सॉल्व कर लेना। ठीक है, कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है अभी। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा यूपीएससी शायद पूछ सकता है,
मतलब इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा इन्होंने जितना दिया है, इसमें से थोड़ा सा पार्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख के डर मत जाना, यूपीएससी इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा थोड़ा पूछेगा, ठीक है। और अभी 2023 में तो सीसैट में काफी लंबे लंबे क्वेश्चन भी पूछे थे, ठीक है। तो अभी है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, आपने कॉइन को कितनी बार टॉस किया, 4 बार किया है। अभी तक हमने 4 बार वाला केस देखा नहीं है, ठीक है। अभी 4 बार वाला हम देख रहे थे, इसको स्टार कर देना। और यहाँ पे कंडीशन दिया है, पर्सन विंस ₹1 फॉर ईच हेड, अगर हेड आता है तो 1 रुपया जीतेगा, और लूज 1.5 फॉर ईच टेल, टेल आएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो हेड के लिए क्या है, हेड के लिए ₹1 है हेड के लिए, ठीक है। और टेल के लिए क्या है, लूज होगा 1.5। यहाँ पे गेन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गेन है और यहाँ पे लॉस है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो, फ्रॉम सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा सैंपल स्पेस 4 टॉस का। तो ये 4 टॉस का सैंपल स्पेस है। आपको मालूम है कॉइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉइन के लिए 2:n होता है। तो ये क्या आएगा, 2:4 मतलब 16 बनेंगे टोटल। कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 16। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाने आपको, समझो ये आपका पहला कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है, ये तीसरा कॉइन है, ये चौथा कॉइन है। आप पहले तो कंसिडर करोगे सबका एच 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 आएगा। बाद में आप क्या करोगे, बाद में किसी एक को टेल ले लेना, समझो इसको मैंने टेल लिया, तो बाद में इनको इस टेल को इंटरचेंज करते जाना इनके साथ, तो ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। बाद में क्या करना है, बाद में 2 टेल होगा, फिर इनको इंटरचेंज करते जाना है। बाद में 3 टेल लेना है, इनको इंटरचेंज करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पूरा सेट, 4 बार एच लिखा है, 3 बार एच और टी, फिर 2 बार एच एच टी एच, ये मैंने सेट पूरा लिखा हुआ है। तो आप क्या कर लेना, ये सेट पूरा प्रॉपरली आप खुद बना के देख लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में 4 टॉस का डालेगा तो आपको ये सेट बनाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे है ना, हमें मालूम है कि 1 रुपया जीतता है हेड के लिए और लूज करता है 1.5 टेल के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो रिजल्ट है, रिजल्ट का ऐसे बनाना पड़ेगा, जिसमें 4 हेड है 0 टेल है, जिसमें 3 हेड है 1 टेल है, जिसमें 2 हेड है 2 टेल है, ठीक है, या 1 हेड है 3 टेल है, ठीक है, या 0 हेड है 4 टेल है। तो कितने केस बने हमारे, 5 केस बने। तो हमें क्या करना है, हमें हर एक केस का है ना, हर एक केस का वैल्यू निकालना है कितना आएगा। अगर 4 हेड है तो आप 1 रुपया जीतोगे, माइनस, ठीक है, आपका 0 टेल है, उसका कितना आ गया, देखो ये माइनस जो लिख रहा हूं ना मैं, माइनस ये टेल के लिए लिख रहा हूं। तो टेल का वैल्यू कितना है 1.5, तो 0 इंटू 1.5 क्या हो गया 0। तो आपका आंसर कितना आया 4। देखो आंसर प्लस में है तो आप यहाँ पे जीत रहे हो, विनिंग लिखा है। और इसका जो सेट बना है, इसका सेट क्या बना आपका, ऊपर से वैल्यू एच 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 एच, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो पहले हमें सैंपल स्पेस बना लिया 16, इसमें एलिमेंट कितना, इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, 4 हेड को। तो इसका एन कितना बना, 1 बना, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 1/16 आएगा। ये मैं टेबल में इसलिए लिखा है ना, ताकि आपको वो सिंपली इस तरीके से दिख जाए, मतलब 1 के नीचे 1, ठीक है। अब ये देखो 3 हेड है 1 टेल है, उसका हम निकालेंगे अमाउंट। देखो आपका क्या आएगा 3 इंटू 1, ठीक है, हेड का 3 हेड है मल्टीप्लाइड बाय 1, गेन है तो प्लस में है, बीच में माइनस लिखा है ये टेल के लिए। अब टेल कितना है यहाँ पे टेल है आपका 1, टेल है आपका 1, और उसका वैल्यू कितना है 1.5। तो आपका आएगा 3 माइनस 1.5, तो आपका आंसर आ गया 1.5, प्लस है तो विनिंग। अब हमें क्या करना है, 3 हेड और 1 टेल वाले एलिमेंट कर लेने हैं, उसके एलिमेंट ले लोगे तो आपके ये एलिमेंट निकलेंगे, मतलब एच 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 टी एच एच टी एच एच टी एच एच टी एच 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 एच, और ये आपके से आ गए एन बी, मतलब 4 एलिमेंट आ गए। तो आपका ये 4 है और आपका एन एस का वैल्यू 16 है, तो 1/4 आ जाएगा, 4/16 मतलब 1/4। अब दो देखो एग्जाम में क्या होगा मैं आपको बताता हूं, एग्जाम में वो किसी एक कंडीशन का पूछेगा, ये कंडीशन का या फिर ये कंडीशन का, किसी एक का पूछेगा, सब इतना लंबा नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि उसको एक ही ऑप्शन देना होता है ना। ऐसे कितने ऑप्शन देगा वो, ऐसे हर एक का थोड़ी अलग अलग प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन देगा, पेयर थोड़ी देगा इतने, ठीक है। अब 2 हेड 2 टेल है, तो देखो 2 इंटू 1 किया हेड का, माइनस 2 हेड 2 टेल इंटू 1.5, तो ये 2 आया, ये -3 आया, तो यहाँ माइनस आया, तो लूज कर रहा है वो। तो आप देखो हमें ऐसे लेने की जिसमें 2 हेड है 2 टेल है, 2 हेड 2 टेल वाले यहाँ पे 6 आ गए, तो आपका आएगा 6/16, 2 से ये करो तो 3/8 आएगा, ठीक है। तो ये आप सारे उस सेट में से बना लेना, ठीक है। वैसे आप बना रहे हो 1 हेड 3 टेल वाला, उसका भी आप करोगे, 1 हेड है तो 1 इंटू 1, और ये माइनस है 3 इंटू 1.5,
तो आपका 1 माइनस 4.5, तो ये आपका माइनस 3.5 आएगा। तो इसमें भी आप एलिमेंट काउंट करोगे, इसमें 4 एलिमेंट मिलेंगे, तो 4/16 1/4 आएगा। यहाँ पे माइनस आया तो लूजिंग आया है। 0 हेड 4 टेल, तो ये 0 है तो 0 इंटू 1, ये आपका -4 इंटू 1.5, तो ये आ गया आपका -6, तो ये -6 आएगा लूजिंग। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें एलिमेंट एक ही आता है 1/16। तो ये क्वेश्चन क्या है ना, ये क्वेश्चन में आपको ये जो दिया ना, ये अमाउंट ऑफ वैल्यू कैसे निकालना है, विनिंग है लूजिंग है, ये देखना है आपको। ठीक है, अभी हमारा कितना क्वेश्चन बचा है? हाँ ठीक है, अभी दो ही क्वेश्चन बचा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है डाई का। हमने देखा हुआ ये अभी मुझे जैसे जैसे क्वेश्चन मिल रहा है उनको उसी टाइप का लिख रहा हूं ताकि मैं सेपरेट बाद में कर सकूं। ठीक है, अभी ये क्या होता है कि मैं इसको टाइप करता हूं खुद, उसमें बहुत टाइम जाता है मैथ के टाइपिंग में। और दूसरा ऐसा होता है कि मैं जैसे एक जगह लिखा ना, उसके बाद मुझे इसको बहुत बार है ना, मतलब कट पेस्ट करना पड़ता है अलग अलग जगह पे, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं होता है। अभी जैसे मैंने आपको ये 5-5 पन्ने के फाइल दे रहा हूं ना, बाद में मुझे ये क्या करना पड़ेगा, ये 5-5 पन्नों के जो मैंने आपको फाइल दिया अभी अलग है, बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे इनको एक सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा उसके उसके टाइप में। ठीक है, ताकि क्या हो जाएगा कि जब मैं आपको एक फाइनल कंपाइल नोट्स दूं ना, तो उसमें आपका सारा टाइप आपको एक सीक्वेंस में मिले या एक ही जगह मिले। या जैसे क्या होता है कि मैथ में सिंपल लेवल से लेके वो हाई लेवल के प्रॉब्लम तक जाए, ना कि ऐसे हो कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम इजी टफ ऐसा मिक्स नहीं होना चाहिए। तो एक तो सिंपल से लेके हाई लेवल जाना चाहिए, और ऊपर से वो टाइप वाइज होना चाहिए। और टाइप वाइज रहेगा, सिंपल से लेके हाई जाएगा, तो इससे क्या होता है, इससे आपका टॉपिक भी अच्छे से कवर होता है, इससे आपको कंसेप्ट भी समझ में आती है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और ऐसा हो जाता है कि अगर आपने सही ढंग से प्रैक्टिस किया है तो आप टाइप डिटेक्ट कर लोगे, तो आप आंसर डेफिनेटली निकाल लोगे। देखो, मैं कोई शॉर्टकट इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि शॉर्टकट पढ़ाने के बाद अगर आपको पता ही नहीं चला टाइप कौन सा है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ वर्ड चेंज होता है तो टाइप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कंडीशन चेंज कर देता है वो, आपको समझ में आएगा कैसे कंडीशन चेंज होता है। तो आपको शॉर्टकट पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको बेसिक नहीं आता है, तो आप कैसे यूज करोगे शॉर्टकट? ठीक है, तो इसलिए मैं शॉर्टकट में नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब देखो, डाई इज थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पहला प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर, हमने पहले देखा हुआ है। ग्रेटर नंबर देन और इक्वल टू 3, नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, नंबर मोर देन 6। ठीक है, नंबर लेस देन 6। तो देखो, आपको डाई का ये सैंपल स्पेस मालूम है 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया एनएस। ठीक है, देखो प्राइम नंबर का हमने पहले देखा हुआ है 2 3 5, ये 10th वाले बुक में भी था, ये रिपीट हुआ है। तो एक प्राइम नंबर नहीं होता, तो यहाँ 3 एलिमेंट है। तो ये क्या कर लेना, ये आप कर लेना, ये 9 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा हमने क्वेश्चन देखा हुआ है। ठीक है, 9 नंबर का आप इसको एज अ होमवर्क ले लेना। ठीक है, या मतलब सेल्फ प्रैक्टिस ले लेना। ठीक है, और दूसरा आप ये भी देख लेना कि हम क्वेश्चन कितने कवर कर रहे हैं। अभी मैं इसके प्रोबेबिलिटी के मैं अभी पेजेस देख रहा था, अभी हमने केवल 10th और इसका 11th का कवर किया है। तो आप समझ लेना, आपको मैंने शायद 34-35 पेज पहले दिए हुए, वो 35 है, प्लस अभी मैं जो मतलब अभी 2-3 दिन में या 3-4 दिन में पढ़ाने वाला हूँ, तो लगभग मतलब 24 पेज है। और प्लस अभी जब मैं 12th के बनाऊंगा तो 12th के भी ऐसे 20-25 पेज बन जाएंगे, प्लस PYQ के 5-6 बन जाएंगे। तो आप देख लेना यही पेज कितने हो रहे हैं आपके, 60, लगभग 90 पेज हो रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, इसमें मतलब लिटरली सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको देखो, मैंने स्पेसिंग रखा हुआ है, ये स्पेसिंग जानबूझ के रखा हुआ है क्योंकि मैं टाइप्स को अलग अलग दिखा भी पाऊं और कैलकुलेशन समझ में भी आए। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे एक सामने 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 लिखते जाते हैं, तो फिर वो पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैथ में वैसे कभी कोई कैलकुलेशन लिखता नहीं है जनरली नोटबुक में, तो जैसे आप नोटबुक में लिखते हो वैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 9 नंबर का आप कर लेना। अब ये देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा चेंज करके देता है। अ डाई हैज 2 फेसेस। ठीक है, विथ ईच नंबर 1। ठीक है, मतलब 2 फेसेस पे एक नंबर लिखा हुआ है 1, 3 फेसेस पे नंबर 2 लिखा हुआ है, 1 फेस पे क्या है 3 है। आपको पूछा है कि डाई एक बार वंस रोल करिए, 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर 1 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो, आपको नॉर्मल डाई का मालूम होता है, क्या लिखते हो आप 1 2 3 4 5 6, ये हमारा नॉर्मल डाई का है। लेकिन यहाँ क्या हमें कंडीशन क्या दिया, 6 फेसेस है, 6 में से 2 फेसेस पे क्या लिखा है 1 1 लिखा है, 3 फेसेस पे क्या लिखा है 2 2 2, और एक फेस पे क्या लिखा है 3। तो ये आपका सेट ऐसे बनेगा। ठीक है, ये सेट यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये देखो, ये जो है ना, इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, ये इस केस में ये सैंपल सेट चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट तो 6 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। अगर आप नॉर्मल मेथड से जाते तो उसमें 2 एक बार ही आता है,
लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अलग दिया है, तो इसमें 2 कितनी बार आया, 2 3 बार आया, 2 2 2, तो ये आपका आ गया 2 3 बार आया, तो ये इसको लिखा है मैंने ए से लिखा है, तो एन हो गया 3। तो आपका फॉर्मूला तो सेम ही है ये, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 2 आने का मतलब आपका आ जाएगा एन ए बाई एन एस, तो आपका 3/6 क्या आएगा, आपका 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये स्टेप आपको ये वाली याद रखनी है, ठीक है। जल्दबाजी में आप वही कर लोगे, डाई का सैंपल स्पेस यूज कर लोगे, गलत कर जाओगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको बोला है P 1 और 3, 1 या 3 आना चाहिए। देखो इसमें मैं 1 को भी ले सकता हूं, 1 2 बार आया, और 3 1 बार आया, तो मैं तीनों मतलब 1 1 3 हो गया, ठीक है। अब इसमें कितने एलिमेंट आ गए, टोटल 3 एलिमेंट आ गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 3, और एनएस का वैल्यू 6 है, तो 3/6 1/2 आ जाएगा। देखो ये बीच में फॉर्मूला तो मैं सेम ही लिख रहा हूं, मेरे पास एक ही फॉर्मूला है ना प्रोबेबिलिटी के लिए। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, Na/Ns, यही फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला ही नहीं, इसी को मैं लिख रहा हूं बार बार, ठीक है। बस एक ही जगह क्या करता हूं मैं, एक ही जगह में कभी बी ले लेता हूं, कभी सी ले लेता हूं, कभी डी लेता हूं, ठीक है, ऐसे नाम चेंज करता हूं। P03 मतलब 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं है तो क्या है बचा 1 1 2 2 2, कितना है 5 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 5/6। तो हमारा आज का लेक्चर यही पूरा हुआ है, ठीक है। देखो मैं जानता हूं कि मतलब आपको लगता होगा कि मैं इतना मतलब कम ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जैसे आपको लगता होगा कि मैं 30 to 40 मिनट का ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप ये समझ लेना कि जैसे नोट्स जो बना रहा हूं ना मैं, ठीक है, अब जो कंटेंट राइटिंग का भी काम करते हैं किसी कोचिंग में, वो तो नॉर्मल जीएस का कंटेंट बनाते हैं, वो दिन में है ना, दिन में 4 to 5 पेज के ऊपर नहीं बनाते, और उसमें वो ज्यादातर कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, या थोड़ा बहुत मतलब वो टाइपिंग करते होंगे, तो वो इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, उसका वो 4 to 5 पेज ही बनाते हैं। अब मैं मैथ पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, और मैथ में मेरा एम कितने में पेज लिख रहा हूं ये नहीं है, मैथ में मेरा एम ये है कि मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व दूं, प्लस उसको टाइप वाइज अरेंज करूं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट बुक में देखना पड़ता है, और बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे अभी समझो एक कंसेप्ट इन्होंने यहां पढ़ा दी, तो उस कंसेप्ट का एक आध प्रॉब्लम दे देते, फिर अगली कंसेप्ट पढ़ाते, फिर उसके प्रॉब्लम फैले होते बुक में, ठीक है। तो मैं जब मतलब एक 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 करके मैं आगे आगे बढ़ता हूं, तो मेरे को टाइम लगता है। जब उस कंसेप्ट के क्वेश्चन एक जगह मिल जाते, जब मैं सारा टॉपिक सॉल्व कर लेता हूं ना, उसके बाद फिर मेरे को उसको सेग्रीगेट करना आसान हो जाता है, फिर मैं उसको सीक्वेंसिंग करता हूं। फिर उसके बाद मेरे को आपने देखा होगा कि हमने पहले भी कॉइन के क्वेश्चन देखे हुए, डाई के क्वेश्चन देखे हुए, लेकिन अभी भी यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चन मिले। अब फिर ये क्या करूंगा मैं कि डाई के क्वेश्चन जो एक तरीके के है या सिंपल फॉर्मूला वाले, वो एक जगह डाल दूंगा, कॉइन वाले एक जगह डाल दूंगा। तो ये क्या होता है, ये वन टाइम प्रोसेस है, आप ये समझ लो। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो ये मेरा एक तरीके से नोट्स बन रहा है, और नोट्स जो बनना होता है ये वन टाइम प्रोसेस होती है, ठीक है। अब देखो मेरे साथ क्या था कि मैंने सीसैट के लिए कोई ना कोचिंग करी, ठीक है, ना मैंने कोई नोट्स बनाए, क्योंकि मैंने सीसैट का प्रिपेयर ही नहीं किया कभी, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा था कि मेरा सीसैट कम से कम इस लेवल पे था कि मेरा स्पीड भी अच्छा था, मैं 50 to 60 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करता था, ठीक है। और मेरा जो स्कोर है, मतलब अभी मैंने आपको दो मेरा प्री का डाला है मैंने आपको ग्रुप पे, तो मेरा स्कोर उसमें 95 के नजदीक है, 95 मार्क्स सीसैट में। तो देखो आपका क्वालिफाइंग है 66 और मेरा 95 हो, मतलब मैं मैथ के टच में भी नहीं था रेगुलर, या मैंने इतना डिटेल में भी प्रिपेयर नहीं किया। लेकिन क्या होता है ना कि जो बेसिक चीजें है ना वो पता होती है मेरे को। तो ऐसा होता था मेरे साथ एग्जाम में कि अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं कोई भी मैथ का, तो मेरा बहुत बार ऐसे हो जाता था, अगर ऑप्शन वाला आंसर आया तो मैं समझ लेता था करेक्ट है, और मेरा बहुत बार ऐसे होता था कि अगर मेरे को मतलब प्रॉपर मेथड याद नहीं आ रही तो मेरा आंसर रॉन्ग हो जाता था। तो मेरे को समझ में आता था कि आंसर गलत हो गया, फिर मेरे को जो मतलब दूसरा मेथड जो मेरे को अगर याद आ रहा है तो मैं वो यूज करता था, ठीक है। तो आप ये समझ लो जब मैथ के आप टच में नहीं हो, मतलब देखो मैथ तो आता है लेकिन आप मैथ के टच में नहीं हो, तो ऐसे होता है कि आप मतलब है ना वहां पे ट्रायल एंड एरर करते हो, तो उसमें टाइम भी जाता है बहुत ज्यादा, और आपको अगर उतना स्पीड नहीं है तो आप निकाल नहीं पाओगे। प्लस मैं क्या करता था, अगर मैं मैथ के 35 टू मतलब अगर मैं 35 क्वेश्चन तक अगर मैं मैथ के कर रहा हूं, मैथ में मेरा एक रूल था तब जब मैं मैथ के टच में नहीं था, जो मेरे को ऐसे लगता था ना कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट मतलब कैसे, जिसमें पर्टिकुलर कुछ मेथड यूज करना है या फॉर्मूला यूज करना है, और मुझे मालूम है कि अगर मुझे फॉर्मूला नहीं आता है या मुझे वो मेथड अभी नहीं आती है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाता था। मैं सिंपल क्या करता था, जिसमें मुझे टच में ही नहीं हूं या मतलब पता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये मेथड मालूम होगी तभी आएगा, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देता था। तो मतलब ऐसा नहीं करता था कि सारे मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और मैं प्लस क्या कर लेता था, प्लस मैं जो आखिरी का मेरा जो 30 मिनट है ना, 30 मिनट में आरसी को दे देता था,
तो आरसी में मैं भगा देता था। मतलब आरसी में आप समझ लो अगर 27 क्वेश्चन है तो 27 में से मेरा मिनिमम ऐसे होता था कि मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करता था, और 20 क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता था जिसमें मतलब है ना मतलब सिंपलर टाइप के मतलब आंसर निकल सकता है, जहां पे ऐसे आपको ज्यादा थिंक करना पड़े ना, मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करता था। तो इस वजह से क्या होता था, इस वजह से मेरा जो है ना सीसैट आराम से निकल जाता था। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, अभी मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का सीसैट क्वालिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैं जानता हूं कि अब जैसे मेरा जीएस में मतलब मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा प्री निकला था जीएस में। ठीक है, जीएस की वजह से मतलब डिले हुआ था। जैसे मेरा और इन चीजों इन सब्जेक्ट का कोई टच नहीं था जब मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन चालू किया। ना मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, ना ज्योग्राफी में, मतलब ना इकोनॉमी में, ना पॉलिटी में। मेरा बेसिक इंटरेस्ट फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायो में, इन चीजों में था। तो मुझे मालूम है कि जब प्री नहीं निकलता है तो क्या होता है मालूम है ना, कि आपका जिस सब्जेक्ट की वजह से प्री नहीं निकलता है तो आपका उसके ऊपर उसका आपको है ना बहुत ज्यादा मतलब ये आ जाता है, दबाव आ जाता है। मतलब आपको एक तरीके का एक मतलब फियर ऑफ फेल्यूर बन जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों के केस में क्या हुआ है कि सीसेट की वजह से आपका एक साल गया है, तो आपको आ गया होगा फियर ऑफ फेल्यूर आ गया होगा। फियर ऑफ फेल्यूर मतलब क्या है मालूम है, कि जैसे आपको ये बैठ गया होगा कि अगले अटेम्प्ट में अगर मेरा सीसेट उड़ा तो क्या करूंगा, अगर मैंने सीसेट प्रिपेयर किया और टफ आया तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं कि मैं वो जो आपका फियर है ना वो आपके ऊपर हावी ना हो। ठीक है, या मैं आपको भगा दूं, या मैं आपको शॉर्टकट पढ़ा दूं। ठीक है, और आपको एग्जाम में वहां पे वो शॉर्टकट समझ में ही नहीं आए कैसे लगाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिटेल में। ठीक है, इवन मैं आपको बता रहा हूं जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी पे आपको समझ लो 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं, मैं आपको 10th भी पढ़ा रहा हूं, 11th भी पढ़ा रहा हूं, 12th भी पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जितने भी आप सीसैट की बुक देख रहे हो ना, उन्होंने वहां पे केवल फॉर्मूला लिखा हुआ है, और वो फॉर्मूला कहां से है, 11th की बुक का फॉर्मूला है, 12th की बुक का फॉर्मूला है, उसने फॉर्मूला दे दिया, वो फॉर्मूला पे सिंपल क्वेश्चन ले रहा है। देखो, कोई भी बुक है ना सीसैट की, वो सिंपल क्वेश्चन ले रहा है फॉर्मूला पे, मतलब डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, ऐसा टाइप आएगा, वैल्यू रख देना, आ जाएगा। अरे लेकिन उसने अगर कोई एडिशनल कंडीशन दे दिया तो आप क्या करोगे, वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे ना। तो एडिशनल कंडीशन के साथ डाल दिया। देखो, अगर उसमें 2 स्टेप करना होगा तो आपको सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, आपको तो फॉर्मूला मालूम है। उसके साथ अगर प्लस कोई चीज करनी है तो नहीं कर पाओगे। देखो, मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आप देखो, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इस बार सीसैट का आपने पेपर दिया है, सीसैट का पेपर लेंदी था। लेंदी समझ रहे हो, लेंदी पेपर का मीनिंग ये है कि जिन्होंने कैट, आईआईटी ऐसे एग्जाम दिए हुए, ऐसे लोगों को भी क्या हुआ है कि ये बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ज्यादातर लोग 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, और वो एग्जाम से क्या हो गए, एग्जाम उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, उसका रीजन ये है कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि उनका टाइम बहुत चला गया। तो भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि अगले साल भी पेपर लेंदी आ सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ में आपका एक्यूरेसी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैथ में आपका एक्यूरेसी बढ़ाना पड़ेगा, और मेन चीज ये है कि आपको क्वेश्चन भी सिलेक्ट ऐसे करने पड़ेंगे कि जिसका आपको करेक्ट मेथड आता है। ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओगे, उसमें आप टाइम खराब कर दोगे, फिर आप बोलोगे नहीं टाइम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आपको क्वेश्चन का मेथड पूरा मालूम होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन टाइम ले रहा है आपका, तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, बहुत डिटेल में ले रहा हूं। ठीक है, देखो, मैं ये नहीं चाहता हूं कि कल को अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है, ठीक है, और उसका प्री नहीं निकलता है, तो वो आके मेरे को बोले कि मतलब सर आपकी वजह से नहीं निकला। वो मैं अपने ऊपर मैं कभी भी इस तरीके के पोजीशन में कभी नहीं जाता हूं। ठीक है, मेरा एक ही रूल है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और वो भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंट क्या है, आपका इंटेंट है आपको, जैसे प्री है, सीसेट में प्री है, तो आपको क्या करना है, प्रीलिम क्वालिफाई करना है। और प्रीलिम क्वालिफाई कैसे होता है, बंदा जब उसका स्कोर आता है या तो उसको एक्यूरेट आता है क्वेश्चन। तो भाई देखो, तुम्हारा इंटेंट क्या है, क्वालिफाई होना है, तो मेरा पढ़ाने का इंटेंट भी क्या होना चाहिए, मेरा पढ़ाने का भी इंटेंट यही होना चाहिए कि तुम्हारा क्वालिफाई हो जाए। अगर मैं इसलिए पढ़ाऊं, ठीक है, कि मेरे व्यूज बढ़े और फास्ट बढ़े, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें तुम्हारा ये चीज मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि आपका इंटेंट जो है, मैं उसी इंटेंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं, ना कि मेरे इंटेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यूपीएससी एस्पिरेंट का इंटेंट क्या है, या जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपका इंटेंट है कि आपको सीसैट में क्या करना है, सीसैट में आपको कंफर्म क्वालिफाई होना है।
मतलब सीसैट की वजह से आपका 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो ये आपका इंटेंट है। और आपने खुद देखा है आपको इस बार नुकसान किससे हुआ है, मैथ से हुआ है, ठीक है। तो इस पार्ट पे ही हम क्या कर रहे हैं, डिटेल्ड में कर रहे हैं। आपने देखा होगा मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपको केवल एक बुकलेट डाला है ना, उसका मैं सेशन ले रहा हूं, उसका मैंने आपको मेथड बता दिया है वीडियो में पुराने, ना मैं उसका सेशन ले रहा हूं, ना मैं उस पर आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूं, ना मेरा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये आपको जो मेथड बोला ये ट्रायल एंड एरर प्रैक्टिस से ही डेवलप होता है ये, ठीक है। तो मैं आपका टाइम मैक्सिमम मैथ पे दे रहा हूं, और लगेगा तो डेटा इंटरप्रिटेशन, जो जो चीजें जो आपको नहीं आती है मैं उन पे एफर्ट करूंगा। हम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मतलब क्या होता है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आप कर सकते हो, फिर हम उसी के ऊपर टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर मतलब जो सिंपल सिंपल टॉपिक होंगे आप खुद देख लेना कि हमने टॉपिक कौन कौन से पढ़ाए हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा है, आप समझ लेना कि कोई भी टीचर ये टॉपिक स्टार्टिंग में नहीं नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा है नंबर सिस्टम, तो कोई भी पढ़ा देगा, क्योंकि नंबर सिस्टम तो स्टार्टिंग में मतलब ऐसे होता है कि यहीं से मैथ चालू होता है, तो हर कोई ये टॉपिक पढ़ा देगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा दिया रिमाइंडर पढ़ा दिया, ये भी इसका ही पार्ट है, ठीक है। ये भी कोई भी पढ़ा देगा, डिविजिबिलिटी भी पढ़ा देगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये पढ़ा देगा, क्या बोलते हैं ना, डिविजिबिलिटी, एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ा देगा कोई भी, ठीक है। उसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन ये डिफिकल्ट पहला टॉपिक होने के बाद कोई भी परमुटेशन नहीं पढ़ाएगा, कोई भी सिंपलर टॉपिक उठाएगा, ठीक है। परमुटेशन के बाद मतलब इमीडिएटली कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाएगा। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो मेरा 5-5 लेक्चर में खत्म हो गया, 5-5 दिन में। ये प्रोबेबिलिटी का लिटरली बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी का अभी मतलब आज 7वां वीडियो है, उसके नोट्स बनाने के लिए पहले मेरे को टाइम लेना पड़ा, अभी टाइम तो आप समझ लो अभी तक 15 दिन ऑलरेडी जा चुके प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है, नोट्स बनाने की वजह से, और 5 दिन जाएंगे। तो लिटरली ये टॉपिक पे मेरा खुद का 20 दिन जा रहा है। आपको तो वीडियो यहाँ पे अभी 7 हो गए ना, 7 और अभी पकड़ लो आप 6-7 पकड़ लो, तो यहाँ पे कम से कम आप समझ लो 14 से 15 वीडियो आएंगे 30 से 40 मिनट के, ठीक है। तो ये नहीं कोई बनाएगा, ठीक है, या यहाँ कोई एफर्ट नहीं डालेगा, इतना टाइप वाइज नहीं लगाएगा। देखो हर कोई शॉर्टकट पढ़ाने को ही देखेगा, इवन प्रोबेबिलिटी में ही शॉर्टकट पढ़ाने को देखेगा, ठीक है। तो आपको कोई इश्यू होगा तो आप मेरे को टेलीग्राम कर देना, ठीक है, और मेरे को इस पे कमेंट कर देना। और अगर आपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना, और आपको कोई भी इश्यू होगा तो आप मेरे को क्लियरली बता सकते हो। और आप एक चीज ये कर लेना, आप आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देना, ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप में आपके सारे दोस्तों को ऐड कर देना, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का क्या है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का ये है @accuracy_is। और दूसरा मैं एक मेरा कंसेप्ट है, उसके लिए मैं अभी बाहर गया था, ठीक है। वो कंसेप्ट अगर लॉन्च होता है तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। तो उसमें भी मुझे एक दिन का टाइम लगा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी आईएएस।